नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनटीए यूजीसी नेट शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता पेपर 1 केवीएस मदान की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। इसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 8 भाग 2 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का क्लास होने जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को बहुत से बहुत लोगों में शेयर करिए, क्योंकि यूट्यूब में मात्र एक यही चैनल है जिसने केवीएस मदान की हिंदी बुक को ऑडियो बुक में कन्वर्ट करके यूट्यूब पर अपलोड किया है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग कोशिश करिए, अगर 1% लोगों के पास भी अगर ये पहुंच जाता है तो उनका कुछ ना कुछ भला ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 भाग 2 आईसीटी। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर एक विद्युत चलित यंत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध की गई हुई जानकारी यानी डेटा का दिए गए निर्देशानुसार प्रसंस्करण यानी प्रोसेस करता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना, इसलिए इसे गणक यंत्र भी कहा जाता है। यह गणितीय प्रश्नों को हल करने में सक्षम है, परंतु वर्तमान में इसका उपयोग यहीं तक सीमित नहीं है। इसको पुस्तकों का मुद्रण करना, रेलवे आरक्षण आवेदन करना, मौसम की जानकारी, टिकट जारी करना, आगे या छायाचित्र या चलचित्र संपादित करना, संगीत बजाने जैसे अनेक कार्यों में किया जा रहा है। कंप्यूटर एक तेज, सटीक और कभी ना थकने वाला यंत्र है। आगे है कंप्यूटर कई हार्डवेयर यानी पुर्जे और सॉफ्टवेयर इन दोनों के परस्पर समन्वयन से बनता है। ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर हार्डवेयर कंप्यूटर की काया है तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मस्तिष्क की तरह कार्य करता है और विद्युत कंप्यूटर में आत्मा का संचार करता है। चूँकि कंप्यूटर का उपयोग इंसानों द्वारा इच्छित कार्य को सरलता से, सटीकता से एवं जल्दी से करने के लिए किया जाता है, इसलिए उपयोगकर्ता को भी कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग माना जा सकता है। कंप्यूटर की विशेषताएं। प्रत्येक कंप्यूटर की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। कंप्यूटर केवल गणना करने वाली मशीन नहीं है, यह कई प्रकार के जटिल कार्य करने में सक्षम है। कंप्यूटर के 2 भाग हैं, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या सीपीयू, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है दोस्तों बाइनरी सिस्टम पर आधारित। ठीक है, बीट की संख्या जिन्हें कंप्यूटर एक समय में क्रियान्वित करता है उसको वर्ड लेंथ कहा जाता है। वर्ड लेंथ के द्वारा कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है। दूसरा पॉइंट तीव्रता। कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणनाएं करता है। माइक्रो कंप्यूटर मिलियन गणना प्रति सेकंड क्रियान्वित करता है। नंबर 3 संग्रहित स्मृति। कंप्यूटर की अपनी मुख्य तथा सहायक स्मृति होती है जो कि कंप्यूटर को आंकड़ों को संचित करने में सहायता करती है। नंबर 4 शुद्धता। कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध मशीन है, यह जटिल से जटिल गणनाएं बिना किसी त्रुटि के करता है। नंबर 5 वैविध्यपूर्ण
पूर्ण। कंप्यूटर एक वैविध्यपूर्ण मशीन है। यह सामान्य गणनाओं से लेकर जटिल से जटिल गणनाएं करने में सक्षम है। मिसाइल, उपग्रहों, मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र सबका संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर लगभग सभी कार्यों को कर सकता है। कंप्यूटर की आपस में वार्तालाप करने की क्षमता ने आज इंटरनेट को जन्म दिया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। नंबर 6, बहुप्रक्रम। कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्य करने में सक्षम है। नंबर 7, परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता का अर्थ है कि बिना किसी रुकावट के कार्य करना। कंप्यूटर हर कार्य हर बार बहुत ही शुद्धता एवं यथार्थता से करता है। आगे दोस्तों, आगे हमारा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देखते हैं। कंप्यूटर जनरेशन्स। कंप्यूटर वास्तव में एक आश्चर्यजनक मशीन है। कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। समय अवधि के अनुसार कंप्यूटर का वर्गीकरण निम्न अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1945 से 1956। पहला पॉइंट, सन 1946 ईस्वी में पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इकर्ट और जॉन ने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया। याद रखिएगा, पहला जो डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण हुआ था इकर्ट और जॉन ने किया था, और पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में हुआ था 1946 ईस्वी में। नंबर 2, इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। इस मशीन का नाम एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एनेक रखा गया। तीसरा पॉइंट, इसको चलाने के लिए बहुत सारी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1963 ईस्वी। नंबर 1 पॉइंट, इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप मशीन का आकार कम हो गया। नंबर 2, यह कंप्यूटर अधिक ऊर्जा दक्ष, तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय था। नंबर 3, कंप्यूटर में मशीन भाषा के स्थान पर प्रोग्रामिंग के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग होने लगा, जिसमें कठिन बाइनरी कोड की जगह संक्षिप्त प्रोग्रामिंम कोड लिखे जाने लगे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, आइए देख लेते हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971 ईस्वी। ट्रांजिस्टर के उपयोग से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती थी, आगे, जो कि कंप्यूटर के आंतरिक अंगों के लिए हानिकारक थी। सन 1958 ईस्वी में जैक किल्बे ने आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया, जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा कंप्यूटर के एकाधिक घटकों को एक एकल चिप पर समाहित किया गया। इसे सेमीकंडक्टर कहा गया। कंप्यूटर आकार में छोटा होता गया, जबकि गति और भी तीव्र हो गई। आगे फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर देख लेते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से वर्तमान में। सन 1971 ईस्वी में बहुत अधिक मात्रा में सर्किट को एक एकल चिप पर समाहित किया गया। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के आविष्कार से प्रोसेसर के आकार में कमी आई है, जबकि प्रसंस्करण क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई। वर्ष 1975 ईस्वी में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8000 प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1981 ईस्वी में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किया, जिसका उपयोग घर, कार्यालय एवं विद्यालय में होने लगा। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में लैपटॉप का निर्माण किया गया, जो कि आकार में ब्रीफकेस के समान था, और पाम टॉप का निर्माण किया गया, जिसे जेब में
रखा जा सकता था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। वर्तमान से वर्तमान के उपरांत पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर को परिभाषित करना कुछ कठिन होगा। ये वास्तविक जीवन के निकटतम कंप्यूटर होंगे जो कि क्षमा करिएगा, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से युक्त होंगे। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत गलती होगा उसके लिए क्षमा करिएगा। आगे एआई से युक्त होंगे। आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं विज्ञान का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक एकल सीपीयू के स्थान पर समानांतर प्रोसेसिंग होगी तथा इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिनमें बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत प्रवाह के कारण सूचना प्रसंस्करण में अत्यधिक वृद्धि होगी। आगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। हमें यदि हार्डवेयर से कुछ करवाना हो तो उसके लिए कंप्यूटर में कुछ लिखित निर्देश होते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यदि हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर माना जाए तो सॉफ्टवेयर उसका मस्तिष्क है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जिसका प्रयोग हार्डवेयर को चलाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को मुख्य 3 घटकों में बांटा जा सकता है। इनपुट डिवाइस। यह एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जो डेटा और अनुदेशों को स्वीकार करके उन्हें कंप्यूटर के प्रयोग के योग्य बनाता है। ये कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करते हैं कि वह क्या करे। ये निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। उदाहरणार्थ कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटाइज़र, टैबलेट, बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, एटीएम आदि। ठीक है, इनपुट डिवाइस में है ये सब। आगे दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। निर्देशों के अनुसार डेटा पर अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं की जाती है ताकि उसको सूचना में परिवर्तित किया जा सके। इसका हिंदी नाम केंद्रित प्रसंस्करण इकाई है। सभी डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इससे जुड़े हुए होते हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है या कहते हैं। इसका मुख्य कार्य निर्देश के अनुसार प्रोग्राम को क्रियान्वित करना है। इसके अलावा ये कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 भाग होते हैं। आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। दूसरा मेमोरी, तीसरा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट एएलयू, यह यूनिट डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं यानी जोड़, एक सेकंड, जोड़ आगे देख लेते हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक क्रियाएं करती है। यह कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है। यह मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है तथा प्रसंस्करण के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा देता है। एएलयू के कार्य करने की गति अति तीव्र होती है। इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो बाइनरी अंकगणित की गणनाएं करने में सक्षम होती है। नंबर 2 पॉइंट, मेमोरी या स्मृति। कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी सूचनाओं, आंकड़ों या निर्देशों का भंडारण करके रखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको पुनः प्राप्त किया जा सके, मेमोरी कहलाती है। यह एक संग्राहक
उपकरण है। मनुष्य में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में मेमोरी होती है। यह मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है। इनका वर्णन अलग से किया जा गया है। ठीक है, अलग से किया गया है। नंबर 3 पॉइंट, कंट्रोल यूनिट। यह हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है तथा प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। यह मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। निर्देशों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके यह उचित डिवाइसेस तक पहुंचाता है। आगे, उपरोक्त तीनों के अलावा सीपीयू में निम्न घटक भी वर्णनीय हैं। आगे है नंबर 1, रजिस्टर। सीपीयू के भीतर उच्च गति विशेष प्रयोजन वाली स्मृति इकाइयाँ होती हैं जिनको रजिस्टर कहा जाता है। यह रजिस्टर महत्वपूर्ण प्रोग्रामों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनको लघु सूचनाओं के भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, मदरबोर्ड। इसको कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहते हैं, जिस पर सीपीयू स्मृति स्थापित रहते हैं। इस पर अतिरिक्त सर्किट बोर्ड स्थापित करने के लिए स्लॉट भी होते हैं, जिनको अडाप्टर या कार्ड कहा जाता है। नंबर 3 दोस्तों, बस। सभी इनपुट आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर के सीपीयू से जोड़ने के लिए समानांतर तारें होती हैं, जिनकी सहायता से डेटा 2 दिशाओं में प्रेषित किया जा सकता है, सीपीयू से उपकरणों के लिए एवं उपकरणों से सीपीयू के लिए। नंबर 4, आउटपुट। प्रसंस्कृत आंकड़ों से वांछित सूचना को प्राप्त करने को आउटपुट कहते हैं। आउटपुट इकाई में वह उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करते हैं। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ताओं के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से आउटपुट को उपयोगकर्ताओं द्वारा समझी जा सकने वाली भाषा या रूप में लेकर आते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड स्पीकर आदि। ठीक है, आगे हम लोग कंप्यूटर स्मृति पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों हम लोग एक फिगर देख लेते हैं। ठीक है, सीपीयू में आइए देख लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ सीपीयू है। सीपीयू में एक है आपका एएलयू। ठीक है, इसमें है मेन मेमोरी, एएलयू से मेन मेमोरी। ठीक, फिर कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट जो है आपका, एक साइड कंट्रोल यूनिट के एक साइड है आउटपुट लाइन और एक साइड दोस्तों हमारा इनपुट यूनिट है। ठीक है, आउटपुट यूनिट और इनपुट यूनिट। ठीक है, और दोस्तों इनपुट आता है, फिर एएलयू से मेन मेमोरी, फिर कंट्रोल यूनिट, फिर दोस्तों सबसे लास्ट में आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है। ठीक है, इस प्रकार से है। ये फिगर देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग कंप्यूटर स्मृति देख लेते हैं क्या है। हालांकि थ्योरी ज़्यादा समझ में आएगा फिगर से, तो देख लेते हैं। कंप्यूटर स्मृति एक भौतिक डिवाइस है जो किसी भी प्रकार की जानकारी को स्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित करने में पूरी तरह से सक्षम होता है। कंप्यूटर के उन हार्डवेयर हिस्सों को स्मृति कहा जाता है जिनका कंप्यूटर में तत्काल उपयोग किया जा सकता है। आगे दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में अंतर। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कंप्यूटर से सीधी पहुंच या अभिगम एक्सेस है। इसके लिए एड्रेस और बसों का प्रयोग किया जाता है। बसों का प्रयोग किया जाता है। इस तक पहुंच यादृच्छिक यानी रैंडम है। इस तक पहुंच जो है वो रैंडम है, यादृच्छिक है। दूसरी तरफ सेकेंडरी मेमोरी बाहरी या अतिरिक्त
मेमोरी है लेकिन यह स्थायी है। इसका अर्थ यह है कि जब कंप्यूटर बंद भी हो तो इससे डेटा की पुनः प्राप्ति की जा सकती है। आगे, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के साथ स्लॉट्स से जुड़ी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी केबल्स की सहायता से प्राइमरी मेमोरी देखते हैं। इस थोड़ा सा इधर कर लेते हैं दोस्तों। इस स्मृति यूनिट का संपर्क सीधे सीपीयू से रहता है। यह स्मृति अनेक छोटे भागों में विभाजित रहती है, जिनको लोकेशन या सेल कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट स्टोर की जा सकती है, जैसे 8, 16, 32 या 64। जितनी बिट अधिक होगी उतनी ही डेटा स्थानांतरण की गति अधिक होगी। जितनी बिट्स ज़्यादा होंगी दोस्तों, उतना जो है डाटा को एक ट्रांसफ़र जो होता है, डाटा का ट्रांसफ़र तेज़ी से होगा। आगे, इसकी तुलना सड़क से की जा सकती है। जितनी सड़क चौड़ी होगी उतनी ही आवागमन में सुविधा रहती है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा बहुत तीव्र है। आगे, डेटा संग्रह करने को लिखना एवं डेटा प्राप्त करने को पढ़ना कहते हैं। यह स्मृति मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर के रूप में होती है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग किया जाता है, जो कि सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। आगे दोस्तों, रोम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी स्थायी स्मृति है, जिसमें संग्रहित सूचना स्वयं नष्ट नहीं होती। इनमें बदलाव भी नहीं किया जा सकता है। यह कंप्यूटर निर्माण के समय ही स्थापित कर दी जाती है। कंप्यूटर इनको केवल पढ़ सकता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। विद्युत आपूर्ति बंद होने पर भी यह संग्रहित रहती है। रोम के अंदर डेटा संग्रहित करने को बर्निंग द डाटा भी कहते हैं। स्थायी स्मृति के अन्य उदाहरण हार्ड ड्राइव आगे है दोस्तों हमारे यहाँ से। हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी ड्राइव, स्पूल, सीटीडी, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ऑडियो टेप इत्यादि है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस नाम का एक प्रोग्राम रोम का उदाहरण है। ठीक है, बायोस नाम का जो एक प्रोग्राम है वो रोम का उदाहरण है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रोग्रामेबल रोम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस स्मृति में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है, परंतु ना तो उसे मिटाया जा सकता है और ना ही उसे संशोधित किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों, ईप्रोम। ठीक है, एर्जेबल प्रॉम देखते हैं। इस आईसी में संचित किया गया प्रोग्राम पराबैंगनी किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है। फलस्वरूप यह आईसी दोबारा प्रयोग की जा सकती है। नंबर 3, इलेक्ट्रिकली एरेजेबल प्रॉम पर स्टोर किए गए प्रोग्राम को मिटाने अथवा संशोधित करने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। कमांड्स दिए जाने पर कंप्यूटर में उपलब्ध इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही इस प्रोग्राम को संशोधित कर देते हैं। इसको फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। उससे पहले दोस्तों ऊपर हमारा कुछ फिगर दिया गया था, उसको देख लेते हैं। ये है दोस्तों, मेमोरी को देख लेते हैं थोड़ा स्पष्ट रूप से, थोड़ा और छोटा करते हैं। मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी दोस्तों, ये दो भागों में बटा था, द्वितीयक या सहायक मेमोरी में। प्राथमिक मेमोरी में या तो द्वितीयक मेमोरी में।
ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी 2 भागों में बटा। अब दोस्तों प्राइमरी मेमोरी जो है हमारा 3 भागों में बट गया, स्थाई में, कैश में और अस्थाई में, ठीक। और हमारा सेकेंडरी मेमोरी है जो दोस्तों वह इधर नीचे बट गया मेमोरी में, और मेमोरी से फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, डीवीडी और पेन ड्राइव में, ठीक है। ये सब दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी में है। आगे दोस्तों हमारा ये प्राइमरी मेमोरी में जो ये बटा है, इसमें स्थाई है, नॉन वोल्टाइल, ठीक है। ये दोस्तों इसमें रोम आता है, ट्रॉम होता है, ई प्रॉम होता है, फिर ई प्रॉम होता है, जिसको अभी हम लोग नीचे पढ़े थे, ठीक है। और हम लोग अब रैम देखेंगे। स्थाई के बाद अस्थाई में आते हैं। अस्थाई में दोस्तों हमारा रैम आता है, ठीक है। इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी, रोम, और इसका मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, याद रखिएगा। रैम दोस्तों 2 भागों में बटा है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। यही था हमारा फिगर जो छूटा था। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग को यहाँ पढ़ना है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। आइए इसको अब देखते हैं निश्चिंत होकर। रैंडम एक्सेस मेमोरी को संक्षिप्त रूप में रैम भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर की मुख्य स्मृति है। यह मूलतः अस्थायी स्मृति है जिसको संग्रहित रखने के लिए, क्षमा करिएगा दोस्तों, जिसको संग्रहित रखने के लिए सतत विद्युत ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता रहती है। मेमोरी की हर स्थान तक एक समान समय में पहुंचा जा सकता है। हम जैसे ही कंप्यूटर को चालू करते हैं, निर्देशों को समूह हार्ड डिस्क से रैम पर कॉपी हो जाता है, और जैसे ही कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है यह गायब हो जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी, ठीक है। स्टैटिक मेमोरी अधिक स्थान लेती है, इसलिए निर्माण लागत अधिक होती है। यह तीव्र भी है और इसको रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ता। यह दीर्घ काल तक रहती है। आगे दोस्तों, दूसरी ओर डायनेमिक मेमोरी का जीवन काल कम होता है। यह आकार में छोटी है, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। आगे हम कुछ विशेष है उसको देखते हैं। विषय विशेष, कैच मेमोरी भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। कैच मेमोरी स्मृति से डेटा प्राप्त करने की गति सीपीयू के डेटा के प्रसंस्करण की गति से काफ़ी धीमी होती है। इस अवरोध को दूर करने के लिए प्राथमिक स्मृति और सीपीयू के बीच अत्यंत तीव्र स्मृति का प्रयोग किया जाता है, जिसको कैश स्मृति कहा जाता है। इसमें बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को संग्रहित किया जाता है। इससे प्रसंस्करण की गति काफ़ी तीव्र हो जाती है। यह एक गतिशील मेमोरी है जो रैम की भांति ही है, केवल भांति है। अंतर केवल इतना है कि कैश मेमोरी सर्वर में स्टोर होती है, जबकि रैम को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है। कैश मेमोरी का उपयोग हाल ही में देखे गए वेब पेजों को याद रखने में किया जाता है। आगे है दोस्तों कंप्यूटर की भाषा। आइए देखते हैं कंप्यूटर की भाषा। हर देश तथा राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है, और इसी भाषा के कारण लोग एक दूसरे से संवाद स्थापित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भी अपनी भाषा होती है, जिसे कंप्यूटर ही समझ पाता है, निर्देशों का अनुपालन करता है, गणना कर सकता है और परिणाम दे सकता है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा का विकास प्रोग्रामर करते हैं। पारंपरिक भाषा की तरह इसका अपना व्याकरण होता है। आगे दोस्तों ASCII, चलिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों ASCII। इससे कंप्यूटर के प्रयोगकर्ता परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान
तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वे एक दूसरे के द्वारा प्रयोग किए हुए कोड संकेतों से परिचित न हो। सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा के लिए अमेरिका में एक मानक कोड तैयार किया गया है जिसे अब पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। इसे ऑस्की के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रत्येक अंक, अक्षरों और संकेत को 8 बिट से दर्शाया गया है। इन 8 स्थानों पर केवल 0 और 1 की संख्या ही लिखी गई है। बीट, आइए देखते हैं, बिट्स को देखते हैं। बीट अर्थात बाइनरी डिजिट, कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई। यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को प्रदर्शित करता है। यह बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। बूलियन लॉजिक के अनुसार बीट में दी हुई 1 अथवा 0 को ट्रू और फॉल्स के रूप में वर्णित किया जाता है। नेट परीक्षा में ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। दशमलव प्रणाली में हम यदि किसी भी संख्या, उदाहरण के लिए 103 को निम्न प्रकार से विभाजित करके लिख सकते हैं। कैसे? 1 × 100 = 100, 0 × 10 = 0, 1 × 3 × 1 = 3। ठीक है, 1 × 3 बराबर भी वही हो सकता है। ठीक है, 3 × 1 बोलो चाहे 1 × 3 बराबर एक ही है बात है। जिस प्रकार दशमलव संख्या प्रणाली या डेसिमल नंबर सिस्टम में संख्याओं को लिखने के लिए 0 से 9 तक के 10 अंक हैं, उसी प्रकार बाइनरी नंबर सिस्टम्स द्विआधारी संख्या प्रणाली में कोई भी संख्या सिर्फ 2 अंकों के माध्यम से ही लिखी जाती है। वे 2 अंक है दोस्तों, 0 और 1। आगे देखते हैं, यदि हम 103 को बाइनरी कोड में लिखना चाहें तो निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 0। ठीक है, इसी तरह 2 पे पावर 6 64, 2 पे पावर 5 32। ठीक है, ये 64 32 बाइनरी नंबर में 64 32 0 0 फिर 4 2 1 बराबर 103। ये बाइनरी कोड के अनुसार है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं आगे है दोस्तों। तो इस प्रकार से हुआ, 103 आया। ठीक, आगे है दोस्तों हमारा, इसमें दोस्तों जो बीच में शून्य है इसको इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि 103 ही लाना है। तो उस प्रकार से हमें इस तरीके से करेंगे तो 103 ही आएगा, क्योंकि 2 का मान ही 64 होता है। चलिए आगे, अर्थात इसका उत्तर जो है 1 1 0 0 1 1 1 होगा। ठीक है, आगे है हमारा, प्रश्न को दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 1 1 0 0 1 1 1 का दशमलव प्रणाली में क्या उत्तर होगा। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारा बाइट देख लेते हैं। यह कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है। कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक अथवा विशेष चिन्ह ASCII कोड में संचित होते हैं। प्रत्येक ASCII कोड 8 बिट का होता है। इस प्रकार किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं ध्यान से। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। ठीक है, 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। 1024 टेराबाइट
बराबर 1 पेंटाबाइट होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नोट है, 1 निबल बराबर 4 बीट होता है। 4 बाइट होता है, बीट नहीं दोस्तों, बाइट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 1 निबल बराबर 4 बाइट। आगे देख लेते हैं, इसमें दिया है दोस्तों, केबी का मतलब होता है किलो बाइट, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर को आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। कैरेक्टर क्या है? ये संख्याकों के अलावा वह संकेत है जो भाषा और अर्थ बनाने के काम आते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ, और ABCDEFG एक बार कैपिटल लेटर, एक बार स्मॉल लेटर, एक बार 1 2 3 4 जो 5 है 9 तक, फिर उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेम, @ ठीक है, हैज, फिर डॉलर का साइन दोस्तों, फिर परसेंटेज, ठीक है, फिर उसके बाद एंड का साइन, फिर स्टार, फिर डबल ब्रैकेट, फिर माइनस। इस प्रकार से दोस्तों है, जितने भी सिंबल्स हैं वो सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, कैरेक्टर में ये सब कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आगे है, ऑस्की में ऐसे 256 कोड हैं। मानक ऑस्की कोड का मान 0 से 127 होता है, जबकि 128 से 256 तक कैरेक्टर परिवर्धित ऑस्की कैरेक्टर सेट होते हैं। आगे, कंप्यूटर सिस्टम सामान्यतः कैरेक्टर को संचित करने के लिए ऑस्की कोड का उपयोग करते हैं। प्रत्येक कैरेक्टर 8 बिट्स का उपयोग करके संचित होता है। ऑस्की की भांति IBM द्वारा वर्णमाला और संख्यात्मक कैरेक्टर्स के लिए एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज बाइनरी कोड विकसित किया गया है, जिसका प्रयोग मुख्यतः मेनफ्रेम या बड़े कंप्यूटरों में किया जाता है। आगे, प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार। आगे है, कंप्यूटर संसार में बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। कुछ को केवल हम समझते हैं तथा कुछ को केवल कंप्यूटर ही समझता है। जिन भाषाओं को केवल कंप्यूटर ही समझता है वे निम्न स्तरीय भाषा कहलाती है। जिन भाषाओं को हम समझ सकते हैं उन्हें उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे है, निम्न स्तरीय भाषा। इसमें अपने संकेत को मशीन संकेत में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। इसका उपयोग करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर के विषय में गहरी जानकारी होना आवश्यक है। इनकी प्रोग्रामिंग करना बहुत ही धैर्य वाला और कठिन कार्य है। इसमें त्रुटियों की संभावना अत्यधिक होती है। इनके कार्यान्वयन की गति उच्च स्तरीय भाषा से तीव्र होती है। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला मशीन भाषा, दूसरा असेंबली भाषा। पहला है दोस्तों मशीन भाषा। आइए देखते हैं। यह मशीन से अर्थ कंप्यूटर है। यहाँ मशीन से दोस्तों अर्थ जो है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर सिर्फ अंकों के संकेतों अर्थात 1 या 0 की भाषा, जिसको हम बाइनरी कोड भी कहते हैं, को ही समझता है। अतः कंप्यूटर को निर्देश भी बाइनरी कोड में देते हैं। ऐसी भाषा को मशीन भाषा कहा जाता है। मशीनी भाषा कंप्यूटर के लिए सरलतम है, लेकिन प्रोग्रामर के लिए बहुत ही कठिन। आगे, मशीन भाषा प्रोग्राम का अनुरक्षण भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें त्रुटियों की संभावनाएं अधिक होती हैं। यह भाषा प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग अलग भी हो सकती है, इसलिए एक कंप्यूटर के कोड दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चल सकते। नंबर 2, असेंबली भाषा। चूँकि कंप्यूटर हमारी साधारण भाषा नहीं समझता है, हमें एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा
होता है उसका मशीन स्तरीय भाषा में अनुवाद करना होता है। असेंबली भाषा को, एक सेकंड दोस्तों, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करने वाले अनुवादक को असेंबलर कहते हैं। असेंबली भाषा में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों के रूप में दिए जाते हैं, जैसे कि नोव, एड, सब आदि। इसे मेनिमोनिक कोड कहते हैं। ठीक है, निमोनिक कोड कहते हैं। मशीन भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना सरल होता है। आगे है दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग को सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड जैसी होती है। इसके लिए भी अनुवादक की आवश्यकता होती है, जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम का मशीन कोड में अनुवाद करता है। इसको आगे दो पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। पहला दोस्तों, तृतीय पीढ़ी भाषा। ये ऐसी पहली भाषाएं थी जिन्होंने प्रोग्रामर को मशीनी तथा, एक सेकंड दोस्तों, मशीनी तथा, आगे देखते हैं, मशीनी तथा, आगे यहाँ पे क्षमा करिएगा दोस्तों, मशीनी तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्राम लिखने से मुक्ति दिलाई। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, इसको छोटा करके फिर से देखते हैं। नंबर 1, तृतीय पीढ़ी भाषा। ये ऐसी पहली भाषाएं थी जिन्होंने प्रोग्रामर को मशीनी तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्राम लिखने से मुक्ति दिलाई। तृतीय पीढ़ी की भाषाएं मशीन पर आश्रित नहीं थी, इसलिए प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन के आर्किटेक्चर को समझने की ज़रूरत नहीं थी। आगे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आगे है दोस्तों, नहीं थी। इसके अतिरिक्त प्रोग्राम पोर्टेबल हो गए, जिस कारण प्रोग्राम को उनके कंपाइलर व इंटरप्रेटर के साथ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी किया जा सकता था। तृतीय पीढ़ी की कुछ अत्यधिक लोकप्रिय भाषाओं में फॉर्ट्रेन भी बोलते हैं उसको, फॉर्ट्रेन। अत्यधिक लोकप्रिय भाषाओं में फॉर्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी डबल प्लस आदि शामिल हैं। नंबर 2, चतुर्थ पीढ़ी भाषा, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। यह तृतीय पीढ़ी के भाषा से उपयोग करने में अधिक सरल है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में प्रोग्रामिंग कम स्मृति लेती है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में काफ़ी अधिक संख्या में विकल्प भी उपलब्ध रहते हैं। सामान्यतः चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में विजुअल वातावरण होता है, जबकि तृतीय पीढ़ी की भाषाओं में टेक्सचुअल वातावरण में प्रोग्रामर सोर्स कोड का निर्माण करने के लिए अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करते हैं। विजुअल वातावरण में प्रोग्रामर बटन, लेबल तथा टेक्स्ट बॉक्सों जैसे आइटमों को ड्रैग एवं ड्रॉप करने के लिए टूल बार का उपयोग करते हैं। इसकी विशेषता संयुक्त विकसित वातावरण यानी IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एंड जावा स्टूडियो इसके 2 उदाहरण हैं। ठीक है, आगे दोस्तों एक फिगर है, उसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। ये है दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, और एक है मशीन कोड। प्रोग्रामर के समझने के लिए सरल अनुवादक प्रोग्राम है आंग्ल भाषा के शब्द। ठीक है, आगे है कंप्यूटर की स्वयं की भाषा और बाइनरी संख्या सभी 1 से एवं 0। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों कंपाइलर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं।
कंपाइलर मुख्य दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। इस प्रकार के कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा का दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करते हैं। दूसरा दोस्तों, स्टैंडर्ड कंपाइलर। ठीक है, क्या है? स्टैंडर्ड कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करते हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देता है। इसकी कार्य करने की गति अधिक होती है और इसको मेमोरी में अधिक स्थान चाहिए क्योंकि यह एक बार में पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और यदि कोई त्रुटि हो तो त्रुटि संदेश दिखाता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, डिकम्प्लायर्स मशीन कोड या भाषा को सोर्स भाषा में परिवर्तित करते हैं जो प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा पठनीय होता है। आगे है इंटरप्रेटर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की भांति कार्य करता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम की एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। प्रोग्राम लिखने से पहले ही इंटरप्रेटर को मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। आगे है दोस्तों हमारा असेंबलर को देखते हैं। ठीक है, आइए, असेंबलर यह प्रोग्राम असेंबली भाषा का मशीन भाषा में अनुवाद करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह उच्च स्तरीय भाषा का मशीन भाषा में भी अनुवाद करता है। यह निमोनिक कोड जैसे ऐड, नोव, सब आदि का बाइनरी कोड में अनुवाद करता है। लिंकर, लोडर, एक सेकेंड, और डेबुगर भी इसके उदाहरण हैं। यह कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम है। आगे दोस्तों हम लोग कंप्यूटर के प्रकार पढ़ेंगे। कंप्यूटर को निम्नलिखित 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला, कार्यप्रणाली के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, तीसरा आकार के आधार पर। कार्यप्रणाली के आधार पर इन्हें 3 भागों अनुरूप अंकीय एवं संकर यानी एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड में वर्गीकृत किया गया है। पहला दोस्तों, अनुरूप कंप्यूटर यानी एनालॉग कंप्यूटर। यह मूलतः वही है जिसकी हमने एनालॉग मीडिया के अंतर्गत चर्चा की है। इस प्रकार के कंप्यूटर में चरों को सतत रूप से भौतिक मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे तापमान, दबाव, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त किए जाते हैं। इनकी गति काफ़ी धीमी होती है, इसलिए इनका प्रचलन विशुद्ध रूप में बहुत ही कम रह गया है। उदाहरणार्थ, एक पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है, उसको लीटर में दर्शाता है तथा उसके मूल्य की गणना करके स्क्रीन पर दिखाता है। एक साधारण घड़ी, वोल्ट मीटर, वाहन का स्पीड मीटर आदि इसके अन्य मुख्य उदाहरण हैं। नंबर 2, अंकीय कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। यह इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा इनकी गति काफ़ी तीव्र होती है। इसमें गणना के लिए द्विआधारी अंक पद्धति, जिसको बिट्स 0 और 1 भी कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है। सभी आधुनिक कंप्यूटर जैसे निजी कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, पैकेट कंप्यूटर, पॉम टॉप कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर अंकीय कंप्यूटर के ही प्रकार हैं। नंबर 3,
संकर कंप्यूटर, जिसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर भी कहते हैं। यह डिजिटल एवं एनालॉग का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट एवं आउटपुट में एनालॉग का प्रयोग होता है तथा गणना और प्रसंस्करण के लिए डिजिटल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग चिकित्सा संस्थानों, रक्षा क्षेत्र, मौसम विभाग में होता है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को उद्देश्य के आधार पर निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। विशेष उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर हैं जिनका निर्माण एवं प्रोग्रामिंग किसी विशेष कार्य के लिए तैयार होता है। इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान एवं शोध, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इसमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। इस कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु जैसे पत्र तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना, प्रिंट करना आदि के लिए किया जाता है। आगे है दोस्तों, आकार के आधार पर कंप्यूटर को आकार के आधार पर हम इसे निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, माइक्रो कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को माइक्रो दो कारणों से कहा जाता है। पहला, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, यह अपेक्षाकृत आकार में छोटा होता है। इस पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसका विकास 1970 के दशक में आईबीएम ने आरंभ किया। इसमें बिट्स के माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्क पर सेट किया जाता है। इसमें एक सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस होते हैं। आगे दूसरा नंबर, मिनी कंप्यूटर। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े एवं मेनफ्रेम से छोटे होते हैं। इसमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों के बैंकिंग कार्यों के लिए होता है। नंबर 3, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें 32 या 64 बिट के एकाधिक माइक्रोप्रोसेसर होते हैं। इनकी कार्य करने की क्षमता और मेमोरी भी काफ़ी अधिक है। यह आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। इस पर कई लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंक, रक्षा, अनुसंधान, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में होता है। नंबर 4, सुपर कंप्यूटर या महासंगणक। वर्तमान समय में यह गणना शक्ति में सबसे आगे है। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणनाएं तीव्रता से कर सकता है। इसमें कई माइक्रोप्रोसेसर एक साथ कार्य करते हुए किसी भी जटिलतम समस्या का तुरंत हल निकाल लेते हैं। वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता व सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाला कंप्यूटर है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार वे कंप्यूटर जो 500 मेगा फ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप से मापते हैं। आगे है 5वां नंबर, वर्क स्टेशन। इनकी प्रसंस्करण गति और भंडारण क्षमता बहुत अधिक है। इस पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकते हैं।
इसका उपयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में सिमुलेशन पद्धतियाँ उत्पन्न करने में होता है। इसके अलावा भी इनका उपयोग बैंकों में, रेलवे आरक्षण में, विमान उड्डयन स्थल पर, सरकारी कार्यालयों जैसे स्थानों पर किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आइए देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं और जिनके द्वारा हमारे सारे कार्य कराए जाते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर से कोई भी कार्य करा पाना असंभव है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जो अदृश्य है और इसका विकास कंप्यूटर पर कार्य करने को सरल बनाने के लिए किया जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर को सिस्टम के निर्माण के समय ही डाल दिया जाता है, कुछ को उपयोगकर्ता की विशेष कार्यों की पूर्ति के लिए बाद में। कुछ निःशुल्क उपलब्ध होते हैं तथा कुछ के लिए मूल्य देना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को फ़ोटो से संबंधित कार्य करना हो और फ़ोटोशॉप या कोई वीडियो देखना हो तो उसके लिए मीडिया प्लेयर का यूज करता है। आगे दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार आइए देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर को मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, आइए देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना तथा उनका अनुरक्षण करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान डालता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य भाग हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। इसका मुख्य कार्य है कंप्यूटर के मूलभूत कार्य करना तथा यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं, जो निम्न हैं। पहला पॉइंट, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। नंबर 2, यह कंप्यूटर हार्डवेयर का अधिकतम उपयोग भी निश्चित करता है। नंबर 3, यह पेरिफेरल उपकरणों का नियंत्रण एवं उनके बीच में समन्वय भी स्थापित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर की चर्चा पहले की जा चुकी है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य उदाहरण हैं डॉस, विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स भी बोलते हैं, मशीनटोस। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर का भंडारण नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट में किया जाता है तो इसको सामान्यतः फर्मवेयर का नाम दिया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, आइए देखते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिज़ाइन किया गया है। ये कंप्यूटर का अनुरक्षण कर कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं तथा उसे और कार्यशील बनाने में सहायता करते हैं। विभिन्न प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जैसे डिस्क डेफ्रागमेंटर, सिस्टम
प्रोफाइलर्स, वायरस स्कैनर्स, एंटीवायरस, डिस्क चेकर, डिस्क क्लीनर आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आइए देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका कूटन हमारे वास्तविक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। वेतन की गणना, लेन देन के खाते, स्टॉक नियंत्रण रखना, बिक्री का हिसाब लगाना आदि कार्यों के लिए लिखे गए प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इत्यादि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। आगे हमारी जानकारी के लिए दोस्तों कंप्यूटर वायरस देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर वायरस कुछ निर्देशों का एक कंप्यूटर प्रोग्राम मात्र होता है जो अत्यंत सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली होता है। यह कंप्यूटर को अपने तरीके से निर्देशित कर सकता है। ये वायरस प्रोग्राम किसी भी सामान्य कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं और उनके माध्यम से कंप्यूटरों में प्रवेश पाकर अपने उद्देश्य अर्थात डेटा और प्रोग्राम को नष्ट करने के उद्देश्य को पूरा करते हैं। अपने संक्रमणकारी प्रभाव से ये संपर्क में आने वाले सभी प्रोग्रामों को प्रभावित कर नष्ट अथवा क्षत विक्षत कर देते हैं। सभी कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम मुख्यतः असेंबली भाषा या किसी उच्च स्तरीय भाषा जैसे पास्कल या सी में लिखे होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: बूट सेक्टर वायरस, फाइल वायरस तथा अन्य वायरस। आगे है कंप्यूटर वायरस का उपचार। जिस प्रकार वायरस सूक्ष्म प्रोग्राम कोड से अनेक हानिकारक प्रभाव छोड़ता है, ठीक उसी तरह ऐसे कई प्रोग्राम बनाए गए हैं जो इन वायरसों को नेस्तनाबूद कर देते हैं, यानी मिटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इन्हें ही एंटीवायरस कहा जाता है। यह एंटीवायरस विभिन्न वायरसों के चरित्र और प्रभाव पर संपूर्ण अध्ययन करके बनाए गए हैं और काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। नॉर्टन एवेज, अवीरा तथा माकफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नॉर्टन है, एवेग है, ठीक है, एंटीवायरस जी है, एवीजी अवीरा है तथा मैकफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए आइए पढ़ते हैं। नेट परीक्षा में इस पर पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। यह मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, पहले दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, आइए देख लेते हैं। एक छोटे और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि विश्वविद्यालय, फैक्ट्री कुछ किलोमीटर में परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटरों के जाल को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसमें डेटा स्थानांतरण की गति तीव्र तथा त्रुटियों की संभावना कम होती है। इसमें नेटवर्क के लिए बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ईथरनेट इसका अच्छा उदाहरण है। लोकल एरिया नेटवर्क सबसे आसान एवं सहज नेटवर्क है। इस नेटवर्क में डाटा स्पीड ईथरनेट नेटवर्क पर लगभग 10 Mbps एवं गीगाबाइट ईथरनेट पर लगभग 1 Gbps तक पहुंच सकती है। एक लोकल एरिया नेटवर्क 100 से लेकर 1000 कंप्यूटर को जोड़ सकता है। अगर लैन नेटवर्क को ध्यान से देखा जाए तो सर्विस के आधार पर इसके 2 अलग ऑपरेटिंग मोड हो सकते हैं। एक पीयर टू पीयर नेटवर्क में कम्युनिकेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच बिना किसी मुख्य कंप्यूटर के भी स्थापित किया जा सकता है। इस प्रणाली में सभी कनेक्शनों
की भूमिका एक समान होती है, वहीं दूसरी ओर क्लाइंट या सर्वर व्यवस्था में एक मुख्य कंप्यूटर की व्यवस्था होती है जो बाकी सभी कंप्यूटर्स के बीच नेटवर्क सर्विस प्रदान करता है। लैन या लोकल एरिया नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं। पहला, तारों की मदद से जोड़े गए लैन जो ईथरनेट तकनीक पर चलते हैं। दूसरा नेटवर्क है वायरलेस नेटवर्क, जिसमें वाईफाई तकनीक का प्रयोग होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन ये किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि किसी शहर में स्थित विभिन्न भवनों आदि के लिए होता है। आगे है वाइड एरिया नेटवर्क वैन। वाइड एरिया नेटवर्क देखते हैं। यह किसी देश या महाद्वीप या विश्व भर में फैले कंप्यूटरों का जाल है। इसमें कंप्यूटरों को संचार उपग्रह, ऑप्टिकल फाइबर या टेलीफोन के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसमें गति कम एवं त्रुटियां अधिक रहने की संभावना होती है। इसको लॉन्ग ह्यूल नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट वैन इसका उदाहरण है। आगे है दोस्तों पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह कंप्यूटर नेटवर्क एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। आगे है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। यह एकाधिक लोकल एरिया नेटवर्कों का सीमित भौगोलिक क्षेत्र में नेटवर्क है। यह वैन या मैन से छोटा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है बेतार तकनीक, वायरलेस टेक्नोलॉजी। केबल के खर्चीला होने तथा रखरखाव की समस्या के कारण विभिन्न कंप्यूटर्स को नेटवर्क से जोड़ने के लिए बेतार तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। आगे वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, यह लंबी दूरी के लिए बेतार की सहायता से डेटा का संचरण संभव बनाता है। इसकी विशेषता संचार माध्यम का विशाल बैंड यानी ब्रॉडबैंड है। वाईमैक्स 3 या 4 गीगाहर्ट्ज़ के बीच कार्य करता है। 3 से 4 गीगाहर्ट्ज़ के बीच कार्य करता है। आगे दोस्तों वायरलेस लोकल लूप को देखते हैं। यह स्थानीय बेतार तकनीक है जिसमें बड़ी बैंडविड्थ तथा उच्च गति के डेटा संचरण के साथ टेलीफोन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यह नेटवर्क के लिए एक लोकप्रिय साधन होता जा रहा है। वायरलेस लोकल लूप। आगे है दोस्तों VPN देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होता है इसका। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका निर्माण पब्लिक वायर्स यानी मुख्यतः इंटरनेट को प्रयोग करके किसी प्राइवेट नेटवर्क कंपनी आदि को इंटरनेट जैसी सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। आगे है नेटवर्क टोपोलॉजी देखते हैं दोस्तों। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क के विभिन्न नोड या टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने का तरीका है। यह नेटवर्क की भांति संरचना को बताता है। मुख्य नेटवर्क टोपोलॉजी निम्नलिखित हैं। पहला स्टार, दूसरा बस, तीसरा रिंग, चौथा ट्री। ठीक है, आगे है स्टार टोपोलॉजी। आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें किसी एक नोड को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है। अन्य कंप्यूटर या नोड आपस में केंद्रीय हब द्वारा ही जुड़े रहते हैं। इसमें विभिन्न नोड या टर्मिनल आपस में सीधा संपर्क न करके होस्ट कंप्यूटर द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। इसमें n नोड को आपस में जोड़ने के लिए N1
संचार लाइनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। आगे दोस्तों, होस्ट कंप्यूटर या केंद्रीय हब से नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी, ठीक है, इस प्रकार से जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं स्टार टोपोलॉजी है दोस्तों। ये आगे है हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी देखते हैं। इसमें एक केबल जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है के जरिए सारे नोड जुड़े रहते हैं। किसी एक स्टेशन द्वारा संचारित डेटा सभी नोड्स द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। इस कारण इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। डेटा को पैकेट में भेजा जाता है जिसमें विशेष एड्रेस रहता है। कंप्यूटर नोड्स इस एड्रेस को पढ़कर अपने लिए बने डेटा को ग्रहण करते हैं। लैन में मुख्यतः यही टोपोलॉजी प्रयोग की जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका फिगर देखते हैं बस टोपोलॉजी का। यह है दोस्तों नोड ए, नोड बी, और इससे दोस्तों हमारा जुड़ा है नोड सी और नोड डी। ठीक है। और ये ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं। रिंग टोपोलॉजी देख लेते हैं दोस्तों। सभी नोड्स एक दूसरे से रिंग या लूप से जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी के दो अंत बिंदुओं को जोड़ देने से रिंग टोपोलॉजी का निर्माण होता है। प्रत्येक नोड अपने निकटतम नोड से डेटा प्राप्त करता है। अगर यह डेटा उसके लिए है तो वह उसका उपयोग करता है, अन्यथा उसे अगले नोड को भेज देता है। प्रत्येक नोड के साथ रिपीटर लगा रहता है जो सूचनाओं को पुनः प्रेषित कर सकता है। इसमें सूचनाओं का संचरण एक ही दिशा में होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए नोड ए, ये दोस्तों देखिए नोड बी से जुड़ा, फिर नोड बी नोड सी से जुड़ा, नोड सी नोड डी से जुड़ा दोस्तों, फिर नोड डी नोड ए से जुड़ा। ठीक है, ये रिंग टोपोलॉजी है, एक रिंग में है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं ट्री टोपोलॉजी। यह मुख्यतः बस टोपोलॉजी एवं स्टार टोपोलॉजी का मिश्रण है। इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट इंटरनेट का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। इसमें विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों लैन, मैन, वैन को मिलाकर एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। इंटरनेट का लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है। इंट्रानेट का उपयोग छोटे पैमाने पर किया जाता है। इंट्रानेट मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना होता है। इंट्रानेट का लाभ केवल उसका स्वामी संगठन या कंपनी के कर्मचारी ही उठा सकते हैं। इंट्रानेट का कोई ना कोई स्वामी अवश्य होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है एक्स्ट्रानेट की सहायता से किसी संस्था का इंट्रानेट दूसरी संस्था के इंट्रानेट का प्रयोग करता है। इंटरनेट का विस्तृत वर्णन आगे किया गया है। दोस्तों हम लोग वीडियो यहाँ लंबा हो गया है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे अब। ठीक है, इंटरनेट हम लोग नेक्स्ट भाग 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, आईसीटी के भाग 3 में इंटरनेट को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को आप लोग 1.5x करके इंक्रीज़ करके अपने समय को बचाते हुए तेज़ आवाज़ में देख लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खूब पढ़ते रहिए, बाय बाय, लव यू दोस्तों।